हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम सीखेंगे द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल हमने देखा था द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता, ठीक है, और उसका मान आया था हमारे पास 2kp/r³। आज कितना आता है हम लोग टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अक्ष और निरक्ष का पता होना चाहिए। तो हम लोगों ने जैसे पिछले टॉपिक में देखा था क्या कि हमारे पास क्या था, एक पॉइंट चार्ज -q आवेश था और एक पॉइंट चार्ज कितना था, +q आवेश था। और इन दोनों के जो बीच की दूरी थी वो मेरे प्यारे बच्चों कितनी थी, आपके पास d थी, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था, ओ मिड पॉइंट था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी, d थी। तो बताइए यहाँ इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी d/2, क्योंकि मध्य बिंदु है ना, और ये हो जाएगी कितनी, d/2। कोई समस्या किसी को, ओके। अब अक्ष कौन होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा तो होती है अक्षीय रेखा, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा कौन सी होती है, निरक्षीय रेखा। तो निरक्षीय रेखा कौन सी होगी, ये रेखा होगी। कौन सी वाली, ये रेखा। तो इस रेखा पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम अच्छा डायग्राम बनाते हैं और टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आइए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको द्विध्रुव लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, द्विध्रुव है। तो ये रहा आपके पास एक द्विध्रुव है, ये लीजिए, ठीक है। ये लीजिए आपके पास -q आवेश और ये लीजिए आपके पास +q आवेश, ओके। और आपको पता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, अक्षीय रेखा कहलाती है। और दोनों आवेशों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है, द्विध्रुव का केंद्र होता है, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, O से। आप जानते हैं ये पूरी दूरी कितनी होती है, d होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हो जाएगी d की आधी, d/2, और ये भी हो जाएगी कितनी, d/2, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ इनको पॉइंटों को नाम दे दो। ये मान लीजिए कोई A पॉइंट है और ये आपके पास कोई पॉइंट B है। बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है, निरक्षीय रेखा पर। और निरक्षीय रेखा कौन सी होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा। ये जो रेखा है ना, ये कौन सी रेखा होती है, निरक्षीय रेखा होती है, ठीक है। तो हमें इस निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, कोई पॉइंट P लेना है, कोई पॉइंट P लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है, और वो जो पॉइंट P है ना, यहाँ से मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर उपस्थित है। सेम पिछली लैंग्वेज, क्या करेंगे, किसी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर उसके निरक्ष पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, वहां आप क्या मानेंगे, वहां हम लोग एक परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। किसकी कल्पना करेंगे, परीक्षण आवेश की। तो यहां पर आप क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। अब आपने परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली। अब इस परीक्षण आवेश पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी हम लोग दिशा देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे पास तीव्रता आएगी दो आवेशों के कारण, एक आएगी +q आवेश के कारण और एक आएगी -q आवेश के कारण, ठीक है। तो +q के कारण कितनी होती है, -q के कारण कितनी होती है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एक बार क्या करना है, इस द्विध्रुव के निरक्ष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर ली हमने, ओके। अब इस परीक्षण आवेश पर जो लगने वाला विद्युत बल है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किधर होगी। आप जानते हैं +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो बाहर की तरफ होती है। किधर होती है, बाहर की तरफ। तो इसके कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर, बिंदु P पर किधर होगी, बाहर की तरफ। तो देख लीजिए ये इस प्रकार से, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी, ओके। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कौन सा, EB। क्या नाम दे देते हैं, EB, ओके। +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। जबकि अगर -q की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो ये लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, अंदर की तरफ, ये लीजिए, ओके। तो यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी आपके पास अंदर की तरफ। इसको आप क्या नाम देंगे, EA वेक्टर। अब आप देखिए ध्यान से, हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में होती है तो जोड़ते हैं,
विपरीत तीव्रता में होती है, विपरीत दिशा में होती हैं तो बड़ी में छोटी को घटा देते हैं, और अगर विभिन्न दिशाओं में है, अलग अलग दिशाओं में है, तो इसको घटकों में वियोजित करेंगे। किसमें वियोजित करेंगे? घटकों में। तो चलो हम लोग EA और EB को घटकों में वियोजित करते हैं। चलो देखते हैं। तो घटकों में वियोजित करने के लिए आप एक काल्पनिक रेखा खींचिए इसके इस तरफ, ठीक है, ओके। अब आप देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैं यहाँ पर थीटा कोण मानता हूँ, यहाँ पर भी कितना कोण मानते हैं? थीटा कोण मानते हैं। तो बताओ ये आप लोगों को दिख रहा है जेड की आकृति में बनता हुआ कोण, तो अगर ये थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा आपके पास? थीटा कोण होगा। अगर ये सरल रेखा है, इस पे बनने वाले जो कोण है वो संगत कोण, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा? थीटा कोण होगा। ठीक है, आप एक बार इस रेखा को ऊपर कर दीजिए सीधा, क्योंकि हमें घटकों में वियोजित करना है इसको। ठीक है, चलो घटक बनाते हैं हम लोग, आ जाइए। अब आप देखो घटकों में वियोजित शायद आपको करना आता होगा। घटकों में कैसे वियोजित करते हैं, चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइए इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए अगर यहां पर कोई वैल्यू E है, कोई वैल्यू कितनी है? E है, और ये वाला जो भाग है वो थीटा कोण बनाता है। कितना कोण बनाता है? थीटा। तो जिसके साथ कोण बनता है वो घटक आता है कोस का, और जिसके साथ कोण नहीं बनता है वो घटक आता है साइन का। तो बताओ ये घटक कौन सा हो जाएगा? E कोस थीटा। क्या हो जाएगा? E कोस थीटा। और ये कौन सा हो जाएगा? E साइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ कोण बनता है वो आएगा कोस, और जिसके साथ कोण नहीं बनता वो आएगा साइन का घटक। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको घटकों में वियोजित करेंगे, बताइए क्या होगा? आइए ध्यान से देखिए। आप देखिए एक बार इसको देखिए, ये नीचे वाले भाग को देखिए, चलो ऊपर वाला भाग देख लो। ये रहा EB, एक ये रहा और एक ये रहा। चलो इसको घटक तोड़ते हैं आराम से। आइए देखो, यहाँ आप देखो EB को, यहाँ कोण बन रहा है थीटा, यहाँ कोण नहीं बन रहा है। केवल आप इसको ऊपर वाले को देखो, केवल EB को देखो, ये और ये और ये, क्या इसके साथ कोण बन रहा है EB का? नहीं बन रहा। तो जिसके साथ कोण नहीं बनता वो आएगा साइन। तो ये क्या आ जाएगा? EB साइन थीटा। अरे हाँ या ना? क्या इसके साथ कोण बन रहा है इस तरफ? यस। तो ये आएगा कोस थीटा। तो ये हो जाएगा कौन? EB कोस थीटा। अरे हाँ या ना? इधर चलो मैं रफ लिख लेता हूं एक बार थोड़ा सा। ये देखो इस प्रकार से, ये मैंने EB देखा, ये कौन है आपके पास? EB। तो एक घटक ये और एक घटक ये लंबवत घटक जिसके साथ कोण नहीं बन रहा, ये कौन आएगा? साइन। तो ये कौन हो जाएगा? EB साइन थीटा, और जिसके साथ कोण बन रहा हो जाएगा EB कोस थीटा। तो यही तो आया है, हमने आराम से कर लिया। ओके, अब नीचे वाला देखो आराम से आप लोग। EA ये रहा इस तरफ, EA ये रहा, तो EA को बना लीजिए एक बार। ये रहा EA, और इसके साथ कोण बन रहा है थीटा, इसके साथ कोण नहीं बन रहा। तो आप जानते हैं जिसके साथ कोण बनता वो आएगा कोस, तो ये वाला घटक आएगा कोस का, और ये वाला घटक आएगा साइन का। तो बताओ यहाँ ये रहा EA, यहाँ कोण बन रहा है थीटा, यहाँ कोण नहीं बन रहा, तो यहाँ जो कोण बनता है वो आएगा कोस का। तो बताओ क्या हो जाएगा? EA कोस थीटा, EA कोस थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? EA साइन थीटा। ये वाला घटक वो क्या हो जाएगा? EA साइन थीटा। क्या हो जाएगा? EA साइन थीटा। हाँ या ना? तो शायद आप लोग घटकों में वियोजित करना आ गया होगा। आराम से आपको घटकों में वियोजित कर लेना है बिना किसी संकोच के। देखो क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। एक बार मैं रफली डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, आप आराम से देखिए। आपके पास कितने आवेश होंगे? 2 आवेश। ठीक है, एक कौन सा आवेश? -Q, एक कौन सा आवेश? +Q। ठीक है, ये कौन आपके पास? दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा का ये मध्य बिंदु, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? D। तो ये आधी आधी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? D/2, और ये हो जाएगी आपके पास D/2। निरक्ष रेखा ये होती है, तो ये लीजिए निरक्ष रेखा ली हमने। यहाँ कोई बिंदु P लिया जिसपे हम क्या निकालनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर बाहर की तरफ, तो ये लीजिए बाहर की तरफ। माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ, तो ये लीजिए अंदर की तरफ। ठीक है, इस कारण तीव्रता मान लीजिए B पॉइंट पे था, ये A पॉइंट पे है, तो इसकी तीव्रता क्या होगी? EB, और इसकी तीव्रता क्या होगी? EA। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर तीव्रताएं समान दिशा में तो जोड़ते हैं, विपरीत में है तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग दिशाओं में है तो उसे घटकों में वियोजित करेंगे। तो इसे घटक बनाने के लिए हम लोग यहाँ एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ठीक है, अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग थीटा कोण बन रहा है, तो यहाँ भी कितना कोण बनेगा? थीटा। ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा को प्रतिच्छेद करने वाले जो कोण बनते हैं संगत कोण, वो कितना कोण हो जाएगा? थीटा कोण हो जाएगा। तो ये देखिए जेड आकृति बनने वाला कोण थीटा। अब हमें घटक तोड़ने हैं, तो देखो एक घटक ये रहा, ये वाला, हाँ या ना? ये कौन है? EB है,
तो इसके साथ कौन बनेगा वो कोस आएगा, तो ये जाएगा ई बी कोस थीटा, और इस जिसके साथ कौन नहीं बनता वो आ जाएगा साइन थीटा, तो ई बी साइन थीटा। फिर ऐसा ऐसा ये कौन है ई ए, क्या यहाँ पर कौन बना हुआ है, बिल्कुल, तो ये वाला घटक कौन आएगा कोस का, तो ये हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और यहाँ कौन नहीं बन रहा तो ये कौन हो जाएगा ई ए साइन थीटा। हाँ या ना, यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं होगी। एक बार ये लैंग्वेज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। चलो सॉल्व करते हैं। क्या देखते हैं, देखेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता बोलो कौन है, ई बी एवं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बोलो कौन सी, ई ए वेक्टर दोनों अलग अलग दिशाओं में है, अतः इन्हें घटकों में वियोजित करते हैं। ठीक है, हमने क्या कर लिया, घटकों में वियोजित कर लिया। जिसका लंबवत घटक कौन सा, ई ए साइन थीटा, इसका कौन सा, ई ए साइन थीटा, सॉरी ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, इसके दोनों सेम दिशा में कौन कौन से, ई बी कोस थीटा और ई बी कोस थीटा। ठीक है, तथा ई ए वेक्टर का जो मोड है उसकी बात करते हैं हम लोग। चलो पहले ई बी निकाल लेते हैं, ई बी वेक्टर मोड की बात करते हैं। आइए ध्यान से बताइए, आप ध्यान से, ये दूरी कितनी है, आर, प्लस क्यू आवेश कहाँ रहा, ये रहा, तो जो ई बी है वो किस कारण है, प्लस क्यू आवेश कारण है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन होती है, आवेश से बिंदु पी की दूरी, तो आवेश से बिंदु पी की दूरी कौन सी है, ये वाली दूरी। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी होगी वो उसकी बात करते हैं। तो देखो ये दूरी कितनी होगी, आपको पता है यहां एक 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये एक त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा, ये और ये क्या हो गया आपके पास, समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ थीटा कोण है, ये 90 डिग्री है। आप जानते हैं ये कौन है, आधार, ये कौन है, लंब, और ये कौन हो जाएगा, कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा कौन हो जाती है, कर्ण। तो आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका जो मान होगा वो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार स्क्वायर कौन सा है, d/2, तो क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, r, तो ये लीजिए कौन, r का स्क्वायर। अगर मुझे कर्ण चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका रूट। तो बताओ ये जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, वो कौन होगी, इतनी होगी। हाँ या ना, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका मान, इसका मान हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन, ये दूरी, तो ये दूरी कौन हो जाएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर बाई 4, तो डी स्क्वायर बाई 4 और इसका भी होल स्क्वायर। हाँ या ना, और जिसका जो दिशा है वो किधर है, बीपी के अनुदिश है। किधर है, बीपी के अनुदिश। लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है। ओके, चलो लिखिए लो एक बार, इसको ई बी वेक्टर मान लो, बीपी के अनुदिश। समीकरण नंबर 1 तथा ई ए वेक्टर, देखो ध्यान से, ये रहा ई ए वेक्टर। आप जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है, इसके अंदर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन होती है, आवेश से बिंदु पी की दूरी। तो देखो आवेश से बिंदु पी की दूरी, देखो ध्यान से, ये आप लोगों को फिर से एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ कौन सा, 90 डिग्री, ये d/2 है,
ये भी r है तो सेम सेम हो गया, d/2 ये भी r था इसमें, वो करण सेम था सेम। बताओ ये जो दूरी होगी ये करण कितना होगा, ये होगा वही कितना r² प्लस d²/4, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाँ या ना। तो बताओ फिर से वैल्यू कितनी जाएगी, √r² प्लस d²/4 का होल स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर PA के अनुदिश। तो क्या हो जाएगी PA के अनुदिश। समीकरण नंबर 2, हाँ या ना। अब आप देखो ध्यान से, EA और EB के जो परिमाण है ना वो दोनों दिशाएं, परिमाण क्या है, एक समान है, KQ अपॉन r² प्लस d²/4 का होल स्क्वायर, सेम टू सेम, हाँ या ना। तो EA और EB परिमाण में समान है, ठीक है। अच्छा तो लिख लेते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग मेरे को, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो EA और EB दोनों परिमाण में समान है, तो हमने एक लाइन लिख देते हैं, चूंकि EA का परिमाण बराबर है EB का परिमाण, अतः आप देखो ये दोनों लंबवत घटक कौन कौन से, EB sin थीटा और EA sin थीटा दोनों परिमाण में समान और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत। बताओ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो लिखेंगे अतः EA sin थीटा एवं EB cos थीटा दोनों परिमाण में समान है, अतः परस्पर निरस्त हो जाते हैं। हाँ या ना। देखो दोनों EA/EB दोनों परिमाण में समान है, थीटा बराबर है तो EA sin थीटा और EB sin थीटा परिमाण में क्या होंगे, समान, और दिशा में कैसे होंगे, विपरीत। एक बात बताओ, मेरे ऊपर 5 न्यूटन बल इस तरफ लग रहा है, 5 न्यूटन बल इस तरफ लग रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, क्यों कि दोनों लगने वाले बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है, समझ गए। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, ठीक। जबकि क्षैतिज घटक ये दोनों लंबवत घटक थे, ये कौन है, क्षैतिज घटक। जबकि क्षैतिज घटक कौन कौन से, EA cos थीटा एवं EB cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी विद्युत क्षेत्र एवं दिशा को व्यक्त करते हैं। ठीक है, EA cos थीटा इस डायरेक्शन में, EB cos थीटा इस डायरेक्शन में, दोनों समान दिशा में होने का एक दूसरे क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, अक्ष डैश में, हाँ या ना। एक बात बताओ आप मेरे को, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस तरफ है, और आप जानते हैं द्विध्रुव की दिशा किस तरफ होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो इधर से इधर दिशा किसकी है, वो है P वेक्टर की। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ है, इस तरफ है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ आई। तो बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर किसके विपरीत आई है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विपरीत आई है। तो लिख देंगे साथ में, जो द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में प्राप्त होती है। ओके, चलो हम लोग परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। तब अतः बताओ जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों का योग होगा। तो बताओ क्या लिख देंगे, अतः E निरक्ष बराबर आ जाएगा, बोलो कौन, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। आप देखो एक बार ध्यान से,
ई ए कोष्ट और ई बी कोष्ट आपस में, सॉरी ई ए और ई बी बराबर हैं, तो बताओ ई ए कोष्ट और ई बी कोष्ट परिमाण में बराबर होंगे, और तो क्या ये दुगुने हो जाएंगे? तो या तो आप इसको 2 EA कोष्ट लिख सकते हो या 2 EB कोष्ट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या हो जाएंगे, या ई निरक्स बराबर कितना, 2EA cos थीटा। समीकरण नंबर कौन सा आ गया आपके पास, 3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? EA की वैल्यू आपके पास पड़ी है, ये रही। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? डायग्राम से cos थीटा की। तो हम लोग किससे निकालेंगे? चित्र से। cos थीटा इक्वल्स टू, आप जानते हैं लाल बट्टा कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है cos थीटा और ये होता है tan थीटा। हमें तो कौन सी है? cos थीटा। तो cos थीटा कौन होगा? आधार बटा कर्ण होगा। तो क्या लिखेंगे अपन? आधार बटा कर्ण। तो देखो चित्र में आधार कौन है? चित्र में आधार है d/2। तो चित्र में आधार कौन है? d/2 डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है? कर्ण ये रहा कर्ण, बताओ कितना? रूट ऑफ r² प्लस d²/4। ठीक, तब पुनः समीकरण, तब पुनः समीकरण 3 में EA एवं cos थीटा के मान रखने पर, किस किस के मान रखने हैं आपको? EA और cos थीटा के। तो बताओ क्या हो जाएगा? ई निरक्स बराबर 2 इंटू EA का मान ये रहा कितना? KQ डिवाइडेड बाई r² प्लस d²/4 का, देखो रूट का होल स्क्वायर है ना, तो क्या रूट से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा? ओके, तो इतना इनटू साथ में रखना है cos थीटा। cos थीटा का मान ये रहा कितना? d/2 और नीचे कौन आएगा? रूट में r² प्लस d²/4। आप देखो ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और आप शायद जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे? ये देखो q इंटू डी आ रहा है, और आप जानते हैं q इंटू डी क्या होता है? p। अरे द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना q इंटू डी, तो साइड में लिख देना, चूंकि q इंटू डी इक्वल्स टू कौन होता है? p होता है। तो ऊपर इसी क्या हो जाएगा? p आ जाएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा? यह e निरक्स इक्वल्स टू ऊपर कौन? k, यह हो जाएगा कौन? p डिवाइडेड बाई, आप देखो ध्यान से, ये r² प्लस d²/4 की पावर आप यहां 1 मान सकते हैं, और ये देखो रूट ऑफ r² प्लस d²/4, आप शायद जानते होंगे r² प्लस d²/4 ये रूट में है। रूट का मतलब होता है उसकी घात कितनी होनी? आधी होना, है ना। तो आप देखो ध्यान से, यहां इसकी घात 1, यहां इसकी घात 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। तो बताओ नीचे कितना हो जाएगा? r² प्लस d²/4, इसकी देखो आराम से सुनो, इसकी घात कितनी है? 1, और यहां r² प्लस d²/4 की घात कितनी है? आधी है। तो बताओ घात कितनी आएगी? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये 3/2। तो आगे लिख लो, बताओ कितना हो जाएगा? ये KP डिवाइडेड बाई r² प्लस d²/4 की घात कितनी हो गई? आपके पास 3/2 हो गई। ये सोच लो। अब एक छोटी सी बात, आप जानते हैं चूंकि r का जो मान है वो बहुत बड़ा है किससे? d से। अरे हाँ या ना, क्योंकि d तो बहुत अल्प दूरी होती है। अब r का मान बहुत बड़ा d से, अतः r² का मान बहुत ज्यादा बड़ा होगा किससे? d²/4 से। हाँ या ना? तो हम लोग क्या कर देंगे? r² की तुलना में d²/4 को नगण्य मान के छोड़ देंगे। तो अतः d²/4 को नगण्य मानने पर, ठीक है, जैसे नगण्य मानेंगे इसको, बताओ क्या बचेगा? ई निरक्स बराबर हो जाएगा आपके पास, बताओ कितना? ऊपर तो कौन है? KP डिवाइडेड बाई नीचे कौन है? d²/4 तो कैंसिल हो गया, तो अरे निरक्स तो बन गया ना, हमने इसको नगण्य मान लिया। बताओ ऊपर कौन बचा? यहां क्या बचा? r², और इसकी घात कितनी है? 3/2। आपको पता है r² का 3/2 है, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा? KP डिवाइडेड बाई r³। हाँ या ना? तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है?
के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। और अक्स, जबकि निरक्ष पर कितने, अक्स पर कितनी आई थी, ई अक्स पर आई थी आपके पास कितनी, 2kp अपॉन आर क्यूब। और निरक्ष पे कितनी आई है, kp अपॉन आर क्यूब। अक्ष पे कितनी आई थी, 2kp अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष की कितनी गुनी होती है, 2 गुनी होती है। तो आप ये लाइन में लिख देंगे क्या, कि जो ई अक्ष का मान होता है वो 2 इंटू ई निरक्ष होता है, हाँ या ना। अरे देखो आप ध्यान से, क्या देखिए ये kp अपॉन आर क्यूब, ये इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, ई निरक्ष। तो बताओ क्या हो जाएगा, ई एक्स बराबर 2 इंटू ई निरक्ष, हाँ या ना। तो ये था आपके पास द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक छोटी सी बात ध्यान में रखेंगे आप, क्या, अगर सदिश की बात करें, दिशा की बात करें, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निरक्ष पर आती है वो किस दिशा में आती है, अक्ष डैश अक्ष दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। जबकि पिछले लेक्चर में हमने देखा था द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तीव्रता, और वो किस तरफ आई थी, अक्ष दिशा में आई थी, मतलब द्विध्रुव की दिशा में आई थी। तो ये विशेष बातें हैं, नोट करिए आप, याद रखेंगे क्या, कि द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है, जबकि निरक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। दूसरी बात, अक्ष की जो तीव्रता होती है वो निरक्ष की कितनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आराम से आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। और बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।